गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 30 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं रोज की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग करेंगे। आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक हैं, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूं। जो लोग 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम हम लेके आए हैं, जिसमें हम आपका पूरा कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पे तैयार करवाने वाले हैं। इस प्रोग्राम के बारे में मेरे ख्याल से आपको पहले से पता ही होगा। आपने बस करना क्या है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके जो है कई सारे सेशन होने वाले हैं, 18 कोर्स होंगे, रिवीजन भी होगा, डाउट सेशन भी लिए जाएंगे और लाइव मॉक टेस्ट भी होगा। मतलब आपको फ्री में इतनी बढ़िया यहाँ पे चीज मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये चांस किसी को खोना नहीं चाहिए, सभी के सभी को ये चांस अवेल करना चाहिए। एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे 27% ओबीसी कोटा, और जिसमें 10% आप जो है ईडब्ल्यूएस भी जोड़ सकते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो जीएस पेपर 2 से इसको कवर करेंगे। क्या ये पूरा मामला है, मोदी जी ने इसके बारे में अभी क्या बोला है, क्या किसका इसको बेनिफिट होगा, वो सब हम थोड़ा इसमें डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अगला आएगा वो चोला आइडल को से रिलेटेड कुछ है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ हमारे चुराए हुए कीमती चोला एम्पायर के जो आइडल्स हैं वो वापिस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अगला पढ़ेंगे प्रिविलेज मोशन के बारे में, क्योंकि शशि थरूर के अगेंस्ट में इसको लाया गया है। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, फ्रॉम जीएस पेपर 2 वी विल कवर दिस ऑल्सो। अगला हम लोग पढ़ेंगे इट इज अबाउट फिस्कल बोरोविंग एंड द क्राउडिंग आउट। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, फिस्कल बोरोविंग क्या होता है, थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करूंगा। वैसे इकोनॉमी वाला पोर्शन है, जो बिगिनर लोग हैं जिनको इकोनॉमी के बारे में बेसिक टर्म्स नहीं पता होती हैं, तो जनरली वो इकोनॉमी वाले आर्टिकल्स वगैरह में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखी हैं तो उनको ज़्यादा डाउट नहीं होता। खैर यहाँ पे एनीवेज इसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे। अगला रहेगा दैट वुड बी अबाउट द टर्की। ये जो 3 टॉपिक है ना, ये आपके पूरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, रिपीटेड भी हो रहे हैं, कुछ नए भी हैं, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। और आज का जो एडिटोरियल रहेगा दैट वुड बी अबाउट द ट्रैफिकिंग, तो जीएस पेपर 2 में आपका सोशल जस्टिस वाले पोर्शन से कवर कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है क्योंकि नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो जीएस पेपर 2 में उस वाले पोर्शन से भी कवर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोसाइटी के पोर्शन से भी हम लोग कवर कर सकते हैं। वैसे तो देखो यूपीएससी में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, एक टॉपिक की बहुत सारी डायमेंशन होती हैं। जो यूपीएससी को लगता है कि वो यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, ये एडजस्ट तो कर लेता है। यूपीएससी ने कई बार क्लाइमेट चेंज का टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 1 में भी पूछा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज का सेम टॉपिक उन्होंने जीएस पेपर 3 में भी पूछा हुआ है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन आपको सारी की सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए अगर आपको एक होलिस्टिक तैयारी अगर आपको करनी है तो। चलिए देख लेते हैं मामला क्या है। मामला यहाँ पे जो है वो मेडिकल सीट्स का है। ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सीट्स के बारे में बात कर रहा है, इसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बता देता हूं आपको क्या है। देखिए हमारी कंट्री में जैसे मान लो, समझ लो यू बिलोंग फ्रॉम पंजाब, लेकिन आपको तमिलनाडु के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, उसके लिए तो आपका डोमिसाइल चाहिए, आपको तमिलनाडु का ही होना चाहिए। पंजाब वाले लोगों को तो एडमिशन मिलेगा नहीं। तो ऐसा कुछ प्रोविजन हमारी कंट्री में चलता था, लेकिन 1986 में एक स्कीम लाई गई। स्कीम क्या थी ये, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था, तो उसके बाद AIQ ऑल इंडिया कोटा ये स्कीम आई थी 1986 में। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों के पास उस स्टेट का डोमिसाइल नहीं है ना, वो लोग भी दूसरे स्टेट में जाके मेडिकल की सीट पे एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब पंजाब वाला स्टूडेंट भी तमिलनाडु जाके पढ़ाई कर सकता है मेडिकल कॉलेज में, अगर उसके पास तमिलनाडु का डोमिसाइल नहीं है तो भी। बिकॉज देखिए इंडिया तो एक कंट्री है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मूवमेंट वगैरह को अलाउ करते हैं, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। लेकिन जिन स्टेट के अंदर वो कॉलेज होता है उनके भी कुछ राइट्स होते हैं ना, उनकी भी एक रिजर्वेशन होती है। तो जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम चलाई गई थी, इसके तहत क्या किया गया था कि जो 15% सीट्स होती हैं वो अंडर ग्रेजुएट के लिए वो उसको रिजर्व किया गया था, और 50% सीट जो है वो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जैसे मान लो किसी को एमबीबीएस करनी है तो 15% कोटा होगा अदर स्टेट के लिए, और अगर किसी को बाद में उससे ज्यादा पढ़ाई करनी है, मास्टर्स वगैरह करना है, तो उसके लिए जो है वो 50% कोटा होगा। मेडिकल कॉलेज की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये था। अब इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं था, देयर वाज नो रिजर्वेशन अप टू 2007। मतलब पंजाब से जनरल कैटेगरी का पर्सन भी आ सकता है, एससी कैटेगरी भी आ सकता है, एसटी कैटेगरी का भी आ सकता है, और वो लोग जाके तमिलनाडु में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कोई रिजर्वेशन नहीं था कास्ट बेस्ड।
लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी होना चाहिए, और 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 15% का रिजर्वेशन जो है वो एससीज को दीजिए और 7.5% का कोटा जो है वो एसटीज को दीजिए इन AIQ स्कीम। मतलब जो पहले से ये 15% और 50% चल रहा था ना, अब इसके अंदर कास्ट वाइज रिजर्वेशन दिया गया। उसके अलावा जो 85% जो यूजी में है और 50% पीजी में, उसको कोई टच नहीं करेंगे। लेकिन जो पहले से रिजर्वेशन दिया गया था जो बिल्कुल कास्ट फ्री था, अभी उसके अंदर हम लोग रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए था। अभी क्या हुआ, अभी 27% कोटा ओबीसी के लिए भी रिजर्व कर दिया गया है। समझ रहे इस बात को? तो AIQ स्कीम के अंदर 15% और 50% था, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए था और ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए था। इस 15% के अंदर 15% एससी के लिए, इसी के अंदर 7.5% एसटी के लिए और इसी के अंदर 27% ओबीसी के लिए अभी कर दिया गया है, और सेम इसके अंदर भी है। समझो? तो ये क्या है, ये रिजर्वेशन विद इन कोटा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? रिजर्वेशन विद इन कोटा। उसके अलावा जो 85% सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए और 50% सीट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। सो दैट वाज द थिंग। तो अभी जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था सरकार को कि आप ओबीसी के लिए भी इसको इंप्लीमेंट कीजिए, तो फाइनली इसको अभी मोदी जी ने इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 1500 बच्चे अंडर ग्रेजुएट में और 250-300 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएट में इससे बेनिफिट लेने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मामला था मैंने आपको बता दिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। आप मुझे उस केस का नाम बताओगे और वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है, और उस रिजर्वेशन में 50% की लक्ष्मण रेखा को फिक्स किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट कि 50% से ज्यादा किसी भी हालत में आप रिजर्वेशन को पार नहीं करोगे। सो दैट वाज द सीलिंग 50%। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा 50%। आप मुझे बस उस केस का नाम बता दोगे तो मेरा दिन बन जाएगा। ठीक है, किसी को पता होगा तो बढ़िया है, नहीं पता होगा तो गूगल करके बताना, लेकिन बताना जरूर है। ठीक है, सो दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। अगली जो न्यूज आती है दैट इज फ्रॉम द चोला एम्पायर। देखिए भैया, हमारी कंट्री में देखिए सीधी सी बात है, जिस चीज में पैसा होता है ना, तो सारी दुनिया उसके पीछे भागती है, और आर्ट में बहुत पैसा है। अभी पेंडेमिक के टाइम पे आपको पता है कि आर्ट कितना ज्यादा ग्रो किया है। अगर आप आर्ट में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको 15 से 20% का रिटर्न मिलता है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलता है। तो आर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, किसी मंदिर के अंदर कोई पुरानी मूर्ति रखी है 500-700 साल पुरानी, उसको वहां से चुरा लो और उसको मिलियंस ऑफ डॉलर में बेच डालो। किसी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीद लो और उस पेंटिंग को जो है 2-4 साल के बाद बेच दो। आर्ट की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है। और ये पुराने आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, पुराने आर्टिफैक्ट 200, 400, 500, 1000 साल पुराने, 5000 साल, जितना पुराना आर्ट होता चला जाएगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था, हमारी कंट्री से सिर्फ हमारी कंट्री से नहीं, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री से भी, हर कंट्री से जहां पे ब्रिटिशर्स गए, उन्होंने वहां पे जो जितने आर्टिफैक्ट्स थे ना पुराने वाले, वो चुरा लिए थे, जबरदस्ती छीन लिए थे और अपने लंदन में जाके म्यूजियम में रख दिए थे। बाद में हिटलर ने भी वही किया। हिटलर ने जब फ्रांस वगैरह पे अटैक किया तो उसने पेरिस से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग करके को चुरा लिया था। वो ये हमेशा से चलता आया है। तो इंडिया से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं अभी भी वो ब्रिटेन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं। टाइम टू टाइम वो निकल के सामने आते हैं बिकॉज बहुत सारे इनमें से चुराए गए होते हैं। ठीक है, तो स्मगलिंग होती है इनकी, मिलियंस ऑफ डॉलर का ये पूरा खेल है। ऐसे ही 14 आर्टिफैक्ट को ऑस्ट्रेलिया अभी इंडिया को वापस करने वाला है, जो चुराए गए थे साउथ इंडिया से, चोला एम्पायर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो कैनबरा आर्ट गैलरी ने कहा है कि इनको वापस करेंगे। इनमें से 13 जो है वो, ये सुभाष कपूर नाम का एक आदमी है भैया, वैसे तो अमेरिकन बेस्ड है। इसकी एक आर्ट गैलरी हुई करती थी न्यूयॉर्क में कुछ समय पहले, अभी तो बंद हो गई है। तो ये क्या करता था भाई साहब, ये इंडिया से आर्टिफैक्ट्स को चुराता था, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ से, और उसको वहां पे बेचता था। 2 नंबर का काम है, बेसिक ट्रैफिकिंग होती थी, ये स्मगलिंग करता था भाई साहब। तो इसको बाद में पकड़ लिया गया
कोर्ट के द्वारा, अभी इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, बट एनीवेज दैट वाज द अलग केस। तो ये जो 14 आर्ट गैलरी दी जाएंगी, इसमें से 13 आर्ट गैलरी तो इस अकेले भाई साहब के घर से प्राप्त की गई हैं। एनीवेज, चोला एम्पायर हमारी कंट्री में इट इज वन ऑफ द, लाइक आई वुड से, द ग्रैंडेस्ट एम्पायर इन सदर्न इंडिया। और ये सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रहे, इन्होंने इंडिया से बाहर भी जाके कंट्रोल किया है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंपीरियल चोलास। देखिए दिखा देता हूं आपको, ये देखो जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये जो टेरिटरी है, दिस इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय चोला। देखो श्रीलंका भी भैया हमारे अंडर ही हुआ करता था, है ना। तो चोला एम्पायर एक इंडिया का ऐसा एम्पायर है जिसने इंडिया की बाउंड्री से बाहर जाके दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी जो है वो अधिकार किया है। चोला एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है। तो श्रीलंका, हम तो जब श्रीलंका के ऊपर चोला का अटैक हुआ तो उस समय से ही तमिल, जो तमिलनाडु के लोग हैं ना, वो श्रीलंका में जाकर सेटल डाउन हो गए थे। आज भी 13 से 15% पॉपुलेशन जो है वो वहां पे तमिल पॉपुलेशन है, क्योंकि हिस्टोरिकली पिछले 700-800 सालों से, 1000 साल से तमिल लोग वहां पे यात्रा कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा जो आप ये देख रहे हो, ये ग्रीन कलर देख रहे हो, ये चोला इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, लेकिन वहां के जो किंग हुआ करते थे वो चोलास के सबॉर्डिनेट थे। मतलब चोलाज ने इनके ऊपर अटैक किया, उनको हराया और बाद में उनको अपना एक पपेट किंग टाइप का रख लिया था। तो ये जो सारी की सारी कंट्री आपको नजर आ रही है ना भैया, यहाँ पे भी चोलाज का कंट्रोल हुआ करता था। तो आप देख सकते हो चोला एम्पायर कितना बड़ा था। और आज भी साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप चले जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो हिंदू इन्फ्लुएंस है। हिंदू इन्फ्लुएंस मतलब वो कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारा, जो रामायण है, महाभारत है, अभी भी वहां पे वो की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, रामलीला वगैरह होती है। तो इतना बड़ा इंपैक्ट था। चोला एम्पायर में जो है एक बहुत बड़े किंग थे राजेंद्र चोला। उन्होंने एक टेम्पल बनवाया भैया, वर्ल्ड फेमस टेम्पल। बस आप मुझे इस टेम्पल का नाम बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया। और इसका जो ये विमान आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज द लार्जेस्ट विमान इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, हॉटस्टार वगैरह पे आप देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको देखने में। ठीक है, तो आप मुझे उसका नाम बता देना बस, इस टेम्पल का क्या है। थोड़ा गूगल किया करो, मेहनत करो खुद से भी। चलिए जी, उसके अलावा चोला एम्पायर के बारे में थोड़ा सा और आपको मैं बताऊं। चोला एम्पायर के अंदर जो है पूरा हिंदू डोमिनेंस हुआ करता था। अलवर्स, दे वर द फॉलोवर्स ऑफ विष्णुस, एंड नारायणस, दे वर द फॉलोवर्स ऑफ शिवा। ठीक है, नयनार्स, दे वर फॉलोवर ऑफ शिवा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसमें वो ऐसे पूछ सकते हैं, अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ शिवा, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु। और उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, पोएम लिखी, लिटरेचर लिखा, तमिल लिटरेचर भरा पड़ा है शिवा और विष्णु के लिटरेचर से, उनकी डिवोशनल पोएम वगैरह से। उन्होंने ही क्या किया, 11 वॉल्यूम का, जैसे होता है ना वॉल्यूम 1 2 3 4, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आता है इकोनॉमिक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इस तरह का 11 वॉल्यूम की पोएम्स थी, कविताएं थी, और उनको जो है मिला के बनाया गया, जिसे कहा गया तिरुमुरियाज। तिरुमुरिया को कहा जाता है फिफ्थ वेदा। तो जैसे ऋग्वेद, अधुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो तो है ही हमारे पास, एक और भी है हमारे पास फिफ्थ वेदा, जिसका नाम है तिरुमुरियाज। ठीक है, याद रहेगा आपको ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिफ्थ वेदा। तो आपको बस ये याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और रामायण को तमिल में ट्रांसलेट किया गया था बाय ग्रेट क्लासिकल राइटर कम्बान। ठीक है, ये भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आपको मैंने बता दिया है। तो ऐसे ही प्रीलिम्स में फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि ये न्यूज में है, तो चोला एम्पायर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे पहले पांड्याज हुआ करते थे, चेराज हुआ करते थे, उन सबको हरा के चोलाज ने इस पूरे एरिया पे जो है कंट्रोल किया था। चलिए, अगला जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करने वाला है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैप के थ्रू करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये कौन है, मिस्टर अर्डोजन है, और ये मिस्टर बाइडेन है। अर्डोजन भैया थोड़े से ना, थोड़े क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा ये अथॉरिटेरियन टाइप का आदमी है, डिक्टेटर टाइप का आदमी है ना। और अपने आप को पहले आपको पता है कि टर्की एम्पायर हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर, है ना। ये सारे के सारे एरिया में जो है ओटोमन एम्पायर कंट्रोल किया करता था, बहुत बड़ा एम्पायर था ओटोमन एम्पायर। तो अर्डोजन का एक सपना है कि मैं टर्की की जो पुरानी खोई हुई ग्लोरी थी ना, उसको वापस लेके आऊंगा, और ही वांट्स टू मेक टर्की ए लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो इसीलिए वो ऐसी कई सारी चीजें करते रहते हैं। थोड़े समय पहले भी उन्होंने जो एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग थी, वैसे तो म्यूजियम था, म्यूजियम से पहले वो मस्जिद हुआ करता था,
लेकिन बाद में उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, और अभी एर्डोगन ने उसको पिछले साल ही दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। बस आप मुझे इस मस्जिद का नाम बता दो, मजा ही आ जाएगा। बहुत फेमस है, बहुत फेमस, इंटरनेट पे डालोगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ओबामा ने भी उसकी एक दो बार यात्रा की है, बहुत बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो बस पूरे का पूरा मामला यही था कि आपको एक वो चीज और बता दूं कि जो टर्की है ना, वो नाटो का मेंबर है। ठीक है, नाटो, नाटो की फुल फॉर्म बता दो बस मुझे कमेंट सेक्शन में। ना वैसे बता देता हूं नाटो क्या है। नाटो जो है कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, अमेरिका इसको लीड करता है, कई सारी यूरोपियन कंट्री भी इसके अंदर में आती हैं, और ये क्या करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि रशिया जो है, रशिया इनके लिए थ्रेट हुआ करता था, तो रशिया से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये ग्रुप बनाया था नाटो। टर्की भी जिसका मेंबर है। नाटो जैसे ऐसा बोलते हैं ना कई बार फिल्मों में कि मेरे दोस्त को मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, है ना, उस टाइप का है ये। मतलब अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है तो समझ लो पूरी नाटो के ऊपर अटैक किया जाएगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो मतलब मेरे दोस्त को मारोगे तो मुझे मारोगे, एक ही बात है, उस टाइप का है। तो अब मामला ये फंसता था कि अफगानिस्तान के आपको पता अंदर पता ही है नाटो की फोर्सेस थी। नाटो की फोर्सेस, तो इसका मतलब टर्की की भी फोर्सेस थी। तो टर्की के भी 500-600 सोल्जर जो हैं वो यहाँ पे थे, और उनका क्या क्या था कि काबुल के अंदर जो एयरपोर्ट है, काबुल तो आप देख ही रहे हो ना, काबुल के अंदर जो एयरपोर्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम हुआ करता था इन सोल्जर्स का। अब अमेरिका तो यहाँ से वापिस जा रहा है, वापिस। अब यहाँ पे बच्चे छूट गए बेचारी है टर्की वाले, छूट तो क्या गए, इनके पास ऑप्शन तो है वापिस जाने का। लेकिन एर्डोगन ने कहा है कि हम लोग काबुल छोड़ के नहीं जाएंगे, काबुल के एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन करेंगे। क्योंकि अगर काबुल के एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन नहीं होगी ना, तो अफगानिस्तान पूरी दुनिया से कट आउट हो जाएगा कंप्लीटली। तो इसीलिए टर्की ने कहा है कि हम लोग इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, अमेरिका यहां से जाने के बाद भी हम लोग एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन करेंगे। ये पूरे का पूरा यहाँ पे मामला आता है। अब इसके देखिए पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि टर्की जो है वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि टर्की को डर लग रहा है कि अगर बाई चांस यहाँ पे अफगानिस्तान में सिचुएशन अगर सीरिया जैसी हो गई, है ना। देखिए सीरिया में जब प्रॉब्लम हुई थी तो बहुत सारे इस टाइम पे 36 से 40 लाख के लगभग रिफ्यूजीज जो हैं वो टर्की के अंदर सेटल डाउन है। उसको ऐसा डर लग रहा है कि कल को अफगानिस्तान में सिचुएशन अगर सीरिया जैसी हो गई तो ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से भी जो है रिफ्यूजी वो टर्की की तरफ आना शुरू हो जाए, तो उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा, है ना। तो वो पूरी की पूरी बात है यहाँ पे। तो इसीलिए, और क्योंकि टर्की यहाँ पे सेटल डाउन है, इधर से है भैया पाकिस्तान, इसकी वजह से पाकिस्तान और टर्की के बीच में थोड़ी सी टेंशन हो गई है। वैसे तो पाकिस्तान और टर्की बहुत खास दोस्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। क्योंकि टर्की और इंडिया के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे नहीं है, बिल्कुल खराब ही है समझो। पाकिस्तान को टर्की के मतलब दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है ना, इसलिए पाकिस्तान और टर्की दुश्मन दोस्त हैं। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की दोनों इसराइल के दुश्मन हैं, इसराइल, और इसीलिए भैया वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस ये पूरे का पूरा मामला है। मिडिल ईस्ट की ये जो जियोपॉलिटिक्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो आपको मजे लेके करवाऊंगा मैं पूरे के पूरा ये, अगर मुझे क्लास मिलती है तो। एनीवेज इंटरेस्टिंग है, मजा आता करने में। चलिए जी, अगली बात करते हैं शशि थरूर से। देखिए एकदम हीरो माफिक हैं, ये एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनकी यंग लोगों में स्पेशली, और ऐसे लोगों में जो इंग्लिश को एक सुपीरियर लैंग्वेज समझते हैं, ऐसे लोगों में शशि थरूर की बहुत पैठ है, बहुत दबदबा है इनका। क्योंकि अभी भी हम उस माइंडसेट, बहुत सारे लोग हैं अभी भी उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकले हैं, जिनको लगता है कि अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो आपको ज्ञान बहुत है। देखिए वैसे इनको इंग्लिश की नॉलेज के होने के साथ साथ ज्ञान भी है, नो डाउट, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ज्ञान बहुत है इनको, अच्छे हैं, समझ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का आना ही ज्ञान के इक्वेट नहीं कर सकते हम लोग, है ना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। एनीवेज, तो भैया बात ये थी प्रिविलेज के बारे में, तो देखो मैंने आपको कल बता ही दिया था। कल वाले क्लास में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात की थी, जो कलेक्टिव भी होता है और इंडिविजुअल भी होता है। इंडिविजुअल के बारे में दो तीन चीजें आपको बताई थी कि वो 40 दिन से पहले और बाद में उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर वो फ्लोर पे है तो कोर्ट उसको विटनेस नहीं बना सकता है ना, ऐसी ऐसी कुछ चीजें मैंने आपको कल बताई थी। और उस टाइम पे दो मैंने आपको आर्टिकल बताए थे, है ना। बस आप आर्टिकल का नाम बता दो, कल ही बताया था मैंने, भूल तो नहीं गए हूं, चेक कर लेता हूं एक बार, कमेंट सेक्शन में बता दो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से डील करते हैं। अब देखिए, मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब है मेरे घर के अंदर प्रिविलेज। ऐसा भी हो सकता है कि इन प्रिविलेज का कोई ब्रीच करे, ब्रीच भी हो सकता है,
तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रिविलेज एमपीज और द पार्लियामेंट। जैसे मान लो एक प्रिविलेज है कि, खैर जिसके बारे में हम लोगों ने केस में बात की थी, एक प्रिविलेज ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक दूसरे के साथ डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और बुरा भला भी कह सकते हैं, उसके ऊपर कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर उसने वहां पे माइक तोड़ दिया, कंप्यूटर तोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, थप्पड़ मार दिया, तो वो तो ब्रीच हो जाएगा प्रिविलेज का। प्रिविलेज मतलब हमने आपको स्पेशल सुविधा दी है, अब उस सुविधा का नाजायज फायदा मत उठाइए, है ना। तो जैसे हमारे लोकल एक देसी देसी कहावत होती है कि कंधे पे बैठाते हैं तो कान में मूत देते हैं। तो कंधे पे अगर आपको बिठाया है तो भैया आप इस तरह की हरकतें मत कीजिए, तो आपके ऊपर जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन आपके ऊपर लागू हो जाएगा। ऐसा ही जो है इनके ऊपर भी लगा है। थोड़ा मामला आपको बता देता हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी के ये हेड थे, जो आईटी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी ट्विटर वगैरह को लेके, और हुआ उसमें क्या, कुछ बीजेपी के मेंबर थे, कुछ कांग्रेस के मेंबर थे, कुछ दूसरी पार्टी के मेंबर थे। अब ये उसके जो है चेयरपर्सन हैं। तो मामला ये फंसता है कि बीजेपी के कई एमपी ने बोला है कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी ने बीजेपी के एक एमपी को मां बहन की गाली कर दी उस मीटिंग में। उस मीटिंग में जो है मिस्टर थरूर शामिल नहीं थे, उस दिन उन्होंने अटेंड नहीं की थी। और इसीलिए बीजेपी के मेंबर ने ये कहा है कि बिकॉज ये इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं और हमारे साथ गाली गलौज हुई है, इन्होंने कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया है, इसीलिए इनके अगेंस्ट में जो है ब्रीच ऑफ मोशन प्रिविलेज डाल दिया गया है। ठीक है, बस बस यही है। इफ एनी मेंबर डिसरिगार्ड और मिसयूज दिस प्रिविलेजेस और राइट, इट इज कंसिडर्ड एज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड देयर शुड बी पनिशमेंट। इसलिए बीजेपी के एमपीज कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट में जो है एक्शन लिया जाए और इनको पनिश किया जाए, इनको इस चेयरपर्सन की कुर्सी से हटाया जाए क्योंकि ये इसके लायक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, चैप्टर 20 ऑफ द रूल 22 लोकसभा और चैप्टर 16 रूल 187 इट टॉक्स अबाउट द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस। लोकसभा में ये पूरे का पूरा मैटर जो है स्पीकर देखते हैं, राज्यसभा में पूरा का पूरा मैटर जो है चेयरपर्सन देखते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज गाली गलौज तो वहां पे होती रहती है ना। बड़ी बात है। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। 1978 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लेके आया गया था, जिसको स्पीकर ने एक्सेप्ट किया था और बाद में इंदिरा गांधी की मेंबरशिप को भी कैंसिल कर दिया गया था। नाउ शी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनी मोर, है ना। मतलब किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हटाया जा सकता है अगर आपने ब्रीच किया है तो। इसी तरह का मामला जो है 1976 में भी आया था। जो सुब्रमण्यम स्वामी जो है ये बीजेपी के एमपी हुआ करते थे, इन्होंने जोश जोश में कुछ फॉरेन मीडिया को ऐसी बातें बोल दी थी हमारे पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी वो एकदम गंदे वाली। तो इनके खिलाफ भी जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लेके आए थे और इनकी मेंबरशिप को भी रद्द कर दिया गया था सुब्रमण्यम स्वामी का। इसलिए बाद में कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में रहने के बाद इन्होंने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया और फिर ये बाद में बीजेपी में आ गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में आते जाते रहते हैं, उनका ऐसा ही जर्नी रही है। एनीवेज, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के ये हेड थे, आपको बता दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरह की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी होती है और एड हॉक कमेटी होती है। एड हॉक कमेटी जो है वो टेम्परेरी टाइप की होती है, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट टाइप की होती है ना। ये आप जाके लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिए और मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, जैसे स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी में जैसे आप फाइनेंस कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी और वो सब है ना, डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं। ये कमेटीज होती हैं जिसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी के जो है मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक नहीं था तो थोड़ा सा मैंने बीच ऑफ इसके बारे में बता दिया। बस आप आर्टिकल मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मजे ही आ जाएगा। चलिए जी, अगली जो बात करते हैं वो चाइना की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं। हम सबको पता है कि यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर ब्लिंकन, उन्होंने अभी अभी इंडिया की यात्रा की है और वो ऐसे आदमी से मिले जिसकी वजह से चाइना को मिर्ची लगी। वो किससे मिले? वो दलाई लामा के एक रिप्रेजेंटेटिव से मिले। और अमेरिका दलाई लामा के बारे में बात नहीं कर सकता, अगर तो उनके मेंबर को अगर मिलेगा तो डेफिनेटली चाइना को तो मिर्ची लगेगी। इसलिए चाइना ने अपना ऑब्जेक्शन किया है कि जो है ब्लिंकन को उनके साथ नहीं मिलना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि तिब्बत वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हम सहन नहीं करेंगे अगर अमेरिका चाइना के मुद्दे में टांग अड़ाता है। तो जब 1950s में तिब्बत के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी,
उस समय में भी यूएसए ने उस इंडिपेंडेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तिब्बत के अंदर जो फाइटर्स थे उनको पैसा दिया था, हथियार वगैरह दिए थे। उस टाइम पे भी अमेरिका इन्वॉल्व था, लेकिन बाद में जो है वहाँ पे चाइना की जब कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा सा उनको एज मिला, तो ये दलाई लामा जो हैं वो वहाँ से निकल के इंडिया में आ गए थे। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे देखो लहासा है, लहासा जो है वो तिब्बत की कैपिटल है। लहासा से होते हुए ये चाह चले गए तवांग में। तवांग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, है ना तवांग। तो वो तवांग आ गए थे, तब से दलाई लामा इंडिया के अंदर ही हैं। 1959 में इंडिया में आए थे। बस यही थोड़ा सा मुद्दा था, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पहले में आर्टिकल में मुझे लगता है कि मैंने दलाई लामा वाला मुद्दा आपको करवाया था। तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह का वही ब्लिंकन वाला ही मुद्दा है। जब ब्लिंकन इंडिया में आए तो वो जयशंकर जी से मिले। जयशंकर जी से मिलने के बाद उन्होंने कई सारे बातचीत की, हर मुद्दे पे बात की, ह्यूमन राइट्स पे बात की, कश्मीर पे बात की, हिंदू मुस्लिम कन्वर्जन के ऊपर बात की, अफगानिस्तान के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। तो अफगानिस्तान के मामले में इंडिया ने कहा है कि इंडिया विड नॉट एक्सेप्ट एनी आउटकम इन अफगानिस्तान दैट वाज डिसाइडेड बाय फोर्स। अगर आप फोर्स का यूज करके, बल प्रयोग करके अगर आप अफगानिस्तान के अंदर सत्ता हासिल करते हो, तो इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा और अमेरिका भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया डज नॉट सपोर्ट एनी मिलिट्री सॉल्यूशन। दैट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया फॉर द अफगानिस्तान। इट मीन्स इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी एंगेज्ड विद तालिबान। मतलब इंडिया ने एक संदेश यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलिए अगली जो थोड़ा बात करते हैं, दैट इज अबाउट द हाई फिस्कल बोरोविंग वॉन्ट क्राउड आउट द प्राइवेट सेक्टर। देखिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जिनको हल्का सा इकोनॉमी का ज्ञान है पहले से ही, उनके लिए तो बहुत ईजी है। जिन्होंने इकोनॉमी का नहीं पढ़ा है अभी तक, तो सजेस्ट करूंगा पहले आप इकोनॉमी के अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए प्लीज, क्योंकि इकोनॉमी के बेसिक्स अगर आप क्लियर नहीं करोगे ना, आपको कभी इकोनॉमी का आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे, टू बी ऑनेस्ट। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप गिव अप कर दोगे। तो पहले आप इकोनॉमी के बेसिक्स कवर कीजिए। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए पहले, उसमें से बेसिक बेसिक टर्म्स क्लियर कीजिए। उसके बाद आप जो है इकोनॉमी वाले आर्टिकल्स को और एडिटोरियल्स को पढ़ना शुरू करोगे, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए जी, देखिए मामला पूरे का पूरा क्या है। जैसे मान लो ये बैंक है, ठीक है। एक हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है, एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, और ये है जी बैंक। बैंक का काम क्या है? पैसा उपलब्ध कराना, और पब्लिक भी है, पब्लिक भी पैसा देती है सरकार को। जब पब्लिक गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है सरकार, तो ये गवर्नमेंट जो है पब्लिक खरीद लेती है, और पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को पैसा दे देती है। तो गवर्नमेंट जो है इस तरह से पब्लिक अपना पैसा अरेंज करती है, बात ये है ना। और अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हो तो बैंक से भी पैसा बोरो करती है, ठीक है। देखिए बैंक, गवर्नमेंट के पास पैसा अरेंज करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका होता है टैक्स, कि आप टैक्स की रेट्स को बढ़ा दो। एक तरीका होता है पैसा बोरो करो। तो सरकार कई तरीके से पैसा बोरो कर सकती है। वो जनता से भी बोरो कर सकती है, बैंक से बोरो कर सकती है, और किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ वगैरह से भी बोरो कर सकती है। तो इंडिया आईएमएफ वगैरह से करता है नहीं, तो हम बचता है बैंक। अब आप ये समझिए इस बात को, कि बैंक के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है भाई। बैंकों के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, इनके पास लिमिटेड सा ही पैसा होता है। तो या तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर ले ले, या उसको प्राइवेट सेक्टर ले ले। मतलब या तो उस पैसे को मोदी जी ले लें, या उस पैसे को जो है अंबानी जी ले लें, एक ही को मिल पाएगा। अब बात यह है कि अगर मोदी जी, मतलब सरकार अगर बैंक से ज्यादा पैसा लेती है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा बचता नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा? उसके पास जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो crowding out effect is the economic theory. It means that rising public sector spending drives down or even eliminates the private sector spending. सीधी सी बात है भाई। बैंक के पास अगर 100 रुपए हैं, अगर इस 100 रुपए में से 90 रुपए सरकार ले लेगी, तो अंबानी के पास क्या बचेगा? सिर्फ 10 रुपए ना। तो अगर सरकार कम खर्चा करेगा, अगर सपोज गवर्नमेंट जो है सिर्फ 50 रुपए ले रही है, तो अंबानी के पास 50 रुपए बचेगा। तो अगर गवर्नमेंट बैंकों से कम पैसा बोरो करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी, बोरो करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बचेगा नहीं। इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसी टर्म के लिए सिर्फ मैंने ही आपका आर्टिकल इंक्लूड किया था, ताकि आपको मैं बता सकता हूं कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में है कि बैंकों के पास सर लिमिटेड पैसा होता है, उस लिमिटेड पैसे में से अगर सरकार ज्यादा खर्च करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बचेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो इंडिया के अंदर आजकल वही हालात चल रही है। कोविड के समय में सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है नहीं, क्योंकि बैंकों के पास तो लिमिटेड सा पैसा था। और बैंकों के पास क्योंकि पैसा लिमिटेड होता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है बैंक।
जब बैंक्स के पास पैसा ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, और जब बैंक्स के पास पैसा कम होता है तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए। और जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो ना तो उनसे अंबानी पैसा लेंगे, ना मेरे जैसे आपके जैसे लोग लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो कम हो जाती है। तो यही पूरे का पूरा मामला था। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे जाके पढ़ सकता है। आई होप आपको क्राउडिंग फैक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अगला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए बस पूरे का निचोड़ आपको बता देता हूँ। देखिए निचोड़ तो वैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है। निचोड़ ये कहता है कि एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी एग्जिस्ट इन इंडिया, मतलब एग्जिस्ट करती है, इट इज ऑलरेडी देयर, बट प्रॉब्लम क्या है, बट वेयर द सिस्टम इज फाउंड लैकिंग इज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। ये हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। कानून तो इतने बढ़िया बढ़िया है ना, अगर सारे कानून अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए ना भैया, हमारी कंट्री में 5 साल में राम राज्य आ जाएगा। लेकिन इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या यही है इनका कहना कि एंटी ट्रैफिकिंग लॉ के लिए कानून अच्छे हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो, काफी ज्यादा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने डेटा ज्यादा इंक्लूड किया नहीं, लेकिन एग्जाम वगैरह में आप डेटा वगैरह जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, आपकी चॉइस है, करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा वो। तो देखिए आर्टिकल का मेन मुद्दा क्या है कि आज है जुलाई 30 और आज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन है। आज है दुनिया में एंटी ट्रैफिकिंग डे। ठीक है, चलिए अप्रैल 2020 से लेके जून 2021 तक, मतलब ये लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहा है, लगभग 9000 बच्चे को रेस्क्यू किया गया है जिनको ट्रैफिक किया जा रहा था फॉर द लेबर। अब ये सोचिए 9000 बच्चों को तो रेस्क्यू किया गया है, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, जिनको रेस्क्यू नहीं किया गया है? कम से कम 90,000 बच्चे ऐसे होंगे, इतना बड़ा कंट्री है ना। तो सिचुएशन बड़ी खराब है, और भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। एनीवेज, तो हम लोग बात करेंगे कि ट्रैफिकिंग का रीजन क्या है और ट्रैफिकिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस द रीजन फॉर द ट्रैफिकिंग एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल से ऐसे भी पूछ सकता है, डिस्कस द रीजंस एंड द इंपैक्ट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एज अ होल। ऐसे ही 10 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। देखिए रीजंस और इंपैक्ट मैंने एक साथ ही जोड़ रखे हैं यहाँ पे। बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। हुआ क्या कि कोरोना के समय में जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनका प्रॉफिट कम हो गया। अब उस वो प्रॉफिट को काउंटर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए चीप लेबर ढूंढ रहे हैं, सस्ते में लेबर मिल जाएगी, है ना। और उस बच्चों से ज्यादा सस्ते में लेबर कौन दे सकता है भाई। इसीलिए जो फैक्ट्री ओनर्स हैं अपनी फैक्ट्रीज में बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, ताकि वो पैसा कम लें और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो ये एक यहाँ पे बड़ा रीजन सामने आता है। तो कोरोना की वजह से जो है ये सब चीजें हुई। जैसे इसका एग्जांपल अभी है, 4-5 दिन पहले का केस है कि राजस्थान में 4 बच्चों को पीट पीट के मार दिया गया बाय देयर एम्प्लॉयर। अब ये बच्चे कहाँ से आए थे? बिहार से आए थे। इनको ट्रैफिक किया गया था राजस्थान में, 12 से 14 साल की उम्र थी बच्चों की, बेचारों की इनकी, और इनको पीट पीट के मार दिया गया। इसी तरह के बहुत सारे केस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते रहते हैं। बहुत ग्रेव मैटर है ये। चाइल्ड मैरिज भी इंक्रीज हुआ है इंडिया में। जब से कोरोना का समय शुरू हुआ तो चाइल्ड मैरिज इंक्रीज हुआ। क्यों? देखिए एक तो जो फैमिलीज की इनकम थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, पहले से ही आदमी गरीब है बेचारा, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, कोरोना की वजह से और ज्यादा उनकी इनकम खत्म हो गई है। तो बिकॉज उनकी इनकम नहीं रही इसलिए वो बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते, और जब आप बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते तो उनकी शादियां कर देते हैं। तो चाइल्ड मैरिज बहुत प्रेवलेंट है, स्पेशली गर्ल्स वाले मामले में। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में माना जाता है गर्ल्स तो पराया धन है, तो पराया धन तो उनको पहले ही मान लिया जाता है, गरीबी की वजह से उनको जल्दी पराया कर देते हैं। यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे केस में जो है पेरेंट्स की डेथ हो गई है, केयर गिवर्स की डेथ हो गई कोरोना के समय में। तो जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, बाद में जो बच्चा बच जाता है, पीछे छूट जाता है बच्चा, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके रिश्तेदारों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, और उनकी चाइल्ड मैरिज बहुत प्रेवलेंट हो गई है इस वजह से। दूसरी बात यह है कि अगर जब स्कूल खुले होते थे ना तो स्कूल में बच्चे जाते थे। अब जो टीचर्स हैं, जो सोसाइटी हैं, वो बच्चों को मॉनिटर कर सकते थे। लेकिन जब बच्चे नहीं आ रहे, जब स्कूल ही बंद हो गए हैं तो मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है।
मान लो अगर कोई बच्चा स्कूल में 2 3 दिन 4 दिन नहीं आता है तो टीचर पूछ लेता है ना कि यार वो क्यों नहीं आ रहा है। उसके अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं कि सर वो इसलिए नहीं आ रहा है, वो बीमार है या वो उसकी शादी हो रही है। तो क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, इसे मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है। कितनी बड़ी बात है ये। तो स्कूल सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं होते हैं, स्कूल्स का इस मामले में भी बहुत रोल होता है ना। एक बिल्कुल नया फ्रेश पॉइंट है ये, और आपको ये बिल्कुल नोट डाउन करना चाहिए स्टार लगा के इसके ऊपर। एक और पॉइंट है इतना ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेट की एक्सेस बढ़ने की वजह से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बच्चों में बढ़ा है ना। आप इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, फेसबुक वगैरह के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। होता क्या है, कोरोना के समय में इनका ज्यादा यूज करने लगे हैं बच्चे, जिसकी वजह से जो जो ट्रैफिकर्स हैं वो बच्चों को लुभा लेते हैं, उनको जॉब्स की सपने दिखाते हैं, और उनको ऐसी जगह पे बुला लेते हैं जो या तो उनके एरिया से बाहर होता है, सुनसान जगह पे बुला लेते हैं, दूसरे सिटीज में बुला लेते हैं, वहां पे उनको जाके किडनैप कर लेते हैं और ट्रैफिक कर देते हैं। बहुत ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया की वजह से छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो स्टार बन जाएंगे, तो उनको वहां पे जो ट्रैफिकर्स लोग होते हैं ना उनको लुभा लेते हैं, उनको ल्योर कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना के समय में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसका कहना है कोरोना के टाइम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डिमांड बढ़ी है, और क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ी है इसकी वजह से जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग ज्यादा होता है, उन बच्चों को जो है पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री में धकेल दिया जाता है फोर्सफुली। तो ये भी बहुत ग्रेव मैटर है यार, है ना। सोचना चाहिए इंसान को, मतलब इंसान का मोरल लेवल इतना ज्यादा गिर गया है, वो कुछ भी करेगा पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर यही बात उनके बच्चों के ऊपर आ जाती है ना, तो उनको वो सड़ जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं। मतलब इंसान, कई इंसान तो ऐसे है ना, मोरल लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, एकदम जानवर से बदतर हैं। ऐसे इंसानों को तो भैया जेल में ही जाना चाहिए। चलिए, लेकिन हमारी कंट्री में भी पार्लियामेंट में बोला गया है मिनिस्टर के द्वारा, हमारी कंट्री में जो साइबर ट्रैफिकिंग की वजह से जो ट्रैफिकिंग होती है उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो सरकार भी डेटा नहीं रखती है। और जब डेटा ही नहीं रखोगे तो एक्शन क्या ही लोगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा जो है इंडिया को टियर 2 कंट्रीज में रखा है। टियर 2 कंट्रीज वो कंट्री होती हैं जिनके अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए जो है मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन वो कंट्री ट्राई कर रही है। मतलब इंडिया ट्राई तो कर रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। जो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बनाई जानी चाहिए थी, जिसमें जो है वहाँ की पुलिस और जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं पंचायत वगैरह के, म्यूनसिपैलिटी वगैरह के, उन लोगों को मिलकर काम करना था। तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डेटा कलेक्ट किया जाना था। 2010 में ये प्लान किया गया था कि हम लोग इंडिया में 310 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाएंगे। लेकिन अभी आरटीआई किसी आदमी ने डाली तो पता चला कि सिर्फ 225 ही बन पाई हैं, और ये 225 भी सिर्फ पेपर पे ही है, एक्चुअल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना ही नहीं। भैया जब यूनिट ही नहीं बनेगा तो अब क्या ही मॉनिटर करोगे, और जब मॉनिटर ही नहीं करोगे तो क्या ही सॉल्यूशन निकालोगे। तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। अभी नया बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, जिसके अंदर कई सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो बहुत शानदार हैं, लेकिन प्रॉब्लम मैकेनिज्म की नहीं है, प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है, जो कि हमारे यहाँ पे होता नहीं। कई ऐसे प्रोविजन है उसके अंदर, जैसे ट्रैफिकिंग वाले केस में डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। एनआईए जो है हमारी उसको इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहले उसके अंदर सिर्फ जो है चिल्ड्रन, मेल और फीमेल को ही इंट्रोड्यूस किया जाता था, अभी उसके अंदर जो है ट्रांसजेंडर वाला पोर्शन में डाल दिया है। आर्म्ड फोर्सेस को भी कवर कर लिया गया है। स्पीडी ट्रायल की बात चल रही है, मतलब 90 दिन के अंदर जो है आपको जो है डिसीजन सुनाना पड़ेगा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को जो है अलग अलग लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन ये देखो प्रोविजन तो बहुत अच्छे हैं, पहले भी हम लोग इस पे एडिटोरियल कर चुके हैं, दोबारा इसलिए मैंने डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन की, जब आप नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाओगे तो वो कोऑपरेट कैसे करेंगे, इसका कोई मैकेनिज्म हमारे सामने नहीं है। ठीक है, स्पीडी ट्रायल की तो बात ही मत करिए, हमारा जुडिशरी इतना स्लो है। 90 दिन का बोल के आप जो है 90 साल ले लोगे, तब तक तो वो बच्चा होगा जो ट्रैफिक हुआ होगा, वो बेचारा बूढ़ा भी हो चुका होगा। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन वाली यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे चलो मान लो किसी बच्चे को रेस्क्यू भी कर लिया, अब वो केस जो है चला गया जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जिस जो आदमी ने ऑफेंड किया है, जो ऑफेंडर है, बहुत ही कम केस में उसको सजा सुनाई जाती है। क्योंकि होता यह है कि जब डिले हो जाता है ना केस, तो वो जो आदमी है वो बच्चों को थ्रेट करने लगता है, उनको धमकाने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं।
अब मान लो 5-6 साल 10 साल केस अगर चलेगा तो वो तो आदमी बच्चे को डराएगा धमकाएगा, उसकी फैमिली वालों को डराएगा धमकाएगा, मारेगा पीटेगा, कई बार मर्डर भी हो जाते हैं, तो बेचारे डर के मारे अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं, है ना। और मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाने का प्रावधान है, लेकिन ये भी बहुत कम ही मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है। और साइकोलॉजिकल हेल्प तो छोड़ ही दीजिए आप, हमारी कंट्री में साइकोलॉजिकल हेल्प का मतलब ये होता है कि आदमी पागल है ना। किसी को भी अगर थोड़ी सी भी अगर साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं, ये तो पागल है, इसको तो दिमाग की बीमारी है। हमारे यहाँ पे एटीट्यूड ही इतना खराब है ना। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका की एक जिम्नास्ट है जिसने बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिम्नास्ट ऑफ ऑल टाइम्स, है ना, बाइल्स नाम है उनका, बाइल्स। वो उन्होंने क्या किया अभी ओलंपिक से वो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं कंपीट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर है। तो मेंटल जो एक प्रॉब्लम है ना, ये ऑल ओवर दुनिया में अभी रिकग्नाइज की जा रही है। इंडिया में खैर हम लोग अभी इतना नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन किया जाना चाहिए, है ना। मेंटल जो स्टेट होती है ये भी एक एक तरह की, जैसे आपका सर दर्द होता है, आपका हाथ पैर टूट जाता है, उसी तरह से मेंटल भी एक, इसका ध्यान देना चाहिए। तो प्रॉब्लम मैंने आपको इतनी सारी बता दी, सॉल्यूशन दो चार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। जब प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन भी आप निकाल ही सकते हो। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास पेपर है तो आप उसको पढ़ सकते हो अगर आपका पढ़ने का मन है। नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत भी पढ़ो तो भी चलेगा। किश्तवाड़ में जो है क्लाउड बस्ट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्लाउड बस्ट क्या होता है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। इसको गूगल कर लेना, व्हाट इज क्लाउड बस्ट। तालिबान और काबुल के बारे में है, मैं बहुत बार इसको करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकता है। ठीक है जी। पेगासस के बारे में एक एडिटोरियल दिया गया है। अपटन यूज शेप्ड बट स्मॉल फर्म, ये एमएसएमईज जो है इंडिया में उनके रिवाइवल के लिए कुछ प्लान है यहाँ पे, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है। अभी फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसलिए थोड़ा सा डाला गया है यहाँ पे। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो है 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग करवाई जाएगी इंडिया में। अभी 14 कॉलेज में के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके अंदर तमिल, पंजाबी, तेलुगु जो है, मराठी, बांग्ला, हिंदी, इनके अंदर भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाए जाएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एटसेट्रा। तो ये भी यहाँ पे, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो है ये चीजें यहाँ पे की जा रही हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। अगर नहीं है टाइम आपके पास तो जितना मैंने करवाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।